Myself Kirti and I am your Guru Shishya webinar teacher. First of all, I am your ninth class webinar teacher and this is my topic. My topic is democratic right. First of all, we have to know that what is a democracy और what is democracy right. जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको ये चीज समझना चाहिए, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए. चाहे वो फूल हो, चाहे वो गेंदा हो, चाहे वो आप एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हो, या कोई भी आपका चैप्टर वगैरह हो, या कोई भी ऐसे टॉपिक हो जो आपको किसी चीज पे आपको लिखना रहे या कोई चीज आपको समझना रहे. सबसे पहले आप उस टॉपिक को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद उस पर लिख पाते हैं. जैसे मान लीजिए आपको कोई स्कूल में इंग्लिश में या कोई भी ऐसे सेशन में आपको ऐसे दिया जाता है, ऐसे लिखने के लिए, तो कोई आपको सबसे पहले क्या करते हैं, एक टॉपिक दिया जाता है. तो जब तक आप वो टॉपिक नहीं समझते तब तक आप लंबा चौड़ा ऐसे कहाँ से लिख पाएंगे. वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि डेमोक्रेटिक राइट जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल क्लियरेंस होगा ही नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज डेमोक्रेसी राइट. डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी, दीज आर बोथ आर द सेम, बट difference is that democratic is based on a right. Right means you have to achieve. Right means तुम्हारा हक है, okay? And democratic or democracy is form of government in which ruler are elected by the people. अब आप कहेंगे मैम तो बड़े नाम से मुंह में बोल दी, अब मुझे तो समझ में आया नहीं. तो ये शॉर्ट फॉर्मूला है, एक तरह से ट्रिक है, जो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक का एक छोटा सा नुस्खा है जो आप तुरंत याद करो और तुरंत लिखो, और उसमें आराम से 5 नंबर 10 नंबर जितने भी नंबर का हो आप इसमें फुल आउट ऑफ फुल पा सकते हो. चलिए आइए देखते हैं डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक. इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर are elected by the people. अब मैंने लिख तो दिया, आपको क्या समझ में आया? आपको क्या समझ में आया? बिल्कुल नहीं. ओके बच्चों, डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल. यानी कि जो आपके रूलर है, जो हमारे ऊपर शासन करते हैं, उसको कौन चूज करता है? आम जनता, यानी कि पीपल मीन्स इंसान मीन्स ह्यूमंस मीन्स लिविंग थिंग्स लाइक मी, नॉट एनिमल्स. इसमें एनिमल्स आके वोट नहीं देते हैं, आप ये चीज ध्यान रखिए. लिविंग थिंग्स में आप एनिमल्स और प्लांट्स आके वोट नहीं देते हैं. इसमें पीपल की बात हो रही है, लाइक अ ह्यूमन बीइंग. ओके, अब जैसे मान लीजिए इट इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर, जो हमारे ऊपर राज करते हैं. राज्य मीन्स पीएम सीएम, ये होते हैं ना, पंचायत, ग्राम पंचायत, बूढ़ी पंचायत, पैर पंचायत, हाथ पंचायत, जो भी आप कह लो, यानी कि जो हमारे ऊपर रूल करते हो. ओके, जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज नहीं समझ में आता हो, या आप थोड़े उस पर कंफ्यूजन होता है, या गांव में एक दूसरे घर से लड़ाई होता है, तो कौन आके उसको सॉल्व करता है? पंचायत करता है. क्यों? क्योंकि वो सब गांव में सबसे बड़े हेड है. मान लीजिए इन पूरे इंडिया में कुछ विकास करना हो तो पीएम करते हैं. ओके, फिर प्रेसिडेंट आते हैं. तो दिस इज कॉल्ड अ रूलर, यानी कि हमारे ऊपर राज्य करते हैं, नॉट अ राजा. इट्स एक तरह से राजा ही समझ लीजिए. पहले जमाने में उसको राजा का नाम दिया गया था, और अब प्रेसिडेंट, सीएम और प्राइम मिनिस्टर ये सब नाम दे दिया गया. ओके, तो रूलर जिसे हम इलेक्ट करते हैं, इट्स मीन लाइक अ वोट, जिसमें हम वोट डालते हैं और अपने हक के लिए उसको राजा बनाते हैं. दैट्स कॉल्ड अ वोट इलेक्टेड बाय द पीपल. ये एक तरह का जो डेमोक्रेसी है, वो एक तरह का एक ऐसा फॉर्म है जो गवर्नमेंट, जो सरकार है हमारी, उसको क्या करते हैं, हमें जो राज्य करे उसके लिए हम जाके वोट करते हैं. यानी कि उसमें किसका मत हो गया? आम जनता का, कि हम किसको चुनना चाहते हैं जो हमारे ऊपर राज करे. ओके, तो डेमोक्रेसी आपको समझ में आ गया. अब इसके राइट्स होते हैं. ठीक, राइट्स में जैसे मान लीजिए जो भी नीड है, जो नीड राइट्स, डेमोक्रेसी, हर सिटीजन को राइट है. किस चीज का राइट है? वोट देने का. ओके, वोट सिस्टम आप जानते होंगे कि पहले वोटिंग इतना नहीं बढ़ा था, वोट देने का अधिकार पहले बहुत कम था. सिर्फ कहा जाता था कि सिर्फ मैन लोग या आदमी लोग ही जाके वोट देंगे. अब वो भी हाई क्लास, नॉट अ मिडिल क्लास और लोअर क्लास, सिर्फ हाई क्लास लोग जाके सिर्फ वोट दे सकते थे, सिर्फ उन्हीं को अधिकार था. फिर नया नया नियम आया, नया नया कानून आया. फिर उसके बाद से धीरे धीरे सबको सिटीजन को राइट हुआ, दे हैव टू राइट टू वोट, ईच एंड एवरी पर्सन.
पुअर और अ सिंगल और अ मिडिल क्लास और अ हायर क्लास, हर किसी को अधिकार है वोट देने का। ओके, 18 ईयर्स एबव, ओनली 18 ईयर एबव को ही सिर्फ वोट देने का अधिकार है। अब ये मत सोचिएगा कि आपको भी वोट देने का अधिकार है, बिल्कुल नहीं। 18 ईयर्स, इसका भी एक संविधान है, इसका भी एक नियम है कि 18 साल से ऊपर लोग ही वोट दे सकते हैं, बिकॉज दे आर द मैच्योर, वो समझते हैं ओके कि कौन हमारे पे राज्य करे और कौन हमारे लिए नया नया नियम निकालेगा तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो डेमोक्रेसी आपको समझ में आ गया, राइट समझ में आ गया। अब बात करते हैं, हर सिटीजन को पार्टीज में लिव करने का अधिकार है, वो अपना मत यानी कि कोई पॉइंट ऑफ व्यू देने का अधिकार है। जैसे मान लीजिए 3-4 असेंबली में लोग बैठे हुए हैं बड़े बड़े, ओके, और वो सब क्या कर रहे हैं, एक किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि हमारे देश में एक पुल बनना चाहिए, ठीक, तो उसमें 3-4 लोग इकट्ठे बैठे रहेंगे और उसमें 4-5 मत होना चाहिए। 5 लोग में से 5 लोग कहें कि हाँ इस जगह विकास होना चाहिए, विकास के लिए हम ब्रिज बनाना चाहिए, ब्रिज बनाने के साथ साथ वेल और कुआं का भी निर्माण करना चाहिए क्योंकि उनको वाटर सिस्टम भी बेकार हो रहा है। फिर नेक्स्ट है आपका होम अप्लायंस, ये सब भी होने चाहिए। कुछ सोचेंगे कि नहीं पार्क भी बनाना चाहिए, बच्चे रोड पे जाके खेलते हैं उससे रोड एक्सीडेंट वगैरह ये सब भी होते हैं, तो ये सब इशू है, ये सब थोड़ा सोचते हैं कि ये सब समाज के लिए कुछ विकास होना चाहिए, तो इसका भी मत है, इसका भी राइट है, यानी कि सब अपना आवाज पहुंचा सकते हैं, जो उनका मत है वो हर किसी से बात शेयर कर सकते हैं, इसका भी राइट है। ओके, तो डेमोक्रेटिक राइट यानी कि डेमोक्रेसी में तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको पता चल गया कि आप गवर्नमेंट सरकार तो बन जा रहे हो हमारे, लेकिन उसमें भी राइट होता है कि आपको भी राइट है कि आप भी किसी टॉपिक पे आके बोल सकते हैं कि इस चीज़ का विकास करना चाहिए या इस चीज़ में आप ये गलत कर रहे हो, इसका थोड़ा और डेवलपमेंट करो। या मान लीजिए कुछ ऐसा रहे कि आप दूसरी जगह ब्रिज बनाना चाहते हो और वो गलत जगह बनवा रहे हो, तो आप डायरेक्टली कहोगे कि नहीं वो जो हाँ ब्रिज बनवा रहे हो उसकी जगह चेंज कर दो, तो उसके लिए भी बातचीत होता है कि वहाँ ब्रिज क्यों चेंज कराना चाहते हैं, तो सब कहेंगे नहीं वहाँ रोड एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होगा, वहाँ पे थोड़ा हल्ला चिल्ला आई मीन ट्रैफिक जैम वगैरह ज़्यादा होता है, तो इसीलिए अब बातचीत होता है एक तरह से। तो डेमोक्रेटिक राइट यानी कि एक तरह से जैसे मान लीजिए आपकी क्लास का मॉनिटर बनता है तो सारे क्लास का मत होता है कि हाँ ठीक है ये थोड़ा वेल मेंटेन वर्साटाइल स्टूडेंट है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ मॉनिटर, उसे हम मॉनिटर कह सकते हैं। टीचर्स का भी बात मानते हैं, एक्टिव रहते हैं, थोड़े रहने चाहिए कि हाँ रिस्ट पुस्ट तंदुरुस्त रहना चाहिए, तो मॉनिटर वर्साटाइल एक टाइप, तो डेमोक्रेटिक राइट भी उसे कहते हैं। डेमोक्रेटिक राइट का मैंने डेफिनेशन लिख ही दिया, आपको बता ही दिया कि सिटीजन को भी राइट है अपना वॉइस सबको पहुंचाने का, उनको भी राइट है कि कुछ भी वो बोल सकते हैं। पार्टीज को भी राइट है, जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टीज में उसमें ज्वाइन हो रहा है, नॉट अ पार्टी, बर्थडे पार्टी ये सब पार्टी नहीं, गवर्नमेंट की पार्टीज जैसे होती है बीजेपी पार्टीज, INC नेशनल कांग्रेस वाले पार्टी, ये सब उस सब की पार्टी की बात कर रही हूँ कि जो भी पार्टी एक जगह बैठे रहे उसमें कुछ कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे, ये सब बात है। यानी कि उसमें भी क्या होते हैं कि उसमें भी सब लोग सोचते हैं कि नहीं इसमें भी एक चीज करेक्ट होना चाहिए, एक चीज रॉन्ग है, ओके, ये सब चीजें फ्रीली है, उनको फ्री रहेंगी, फ्री अपना कुछ भी हो सके अपने से बोल सकते हैं। पहले ये सब नहीं था, पहले जो उनका मेन हेड रहता था वो बोल दे कि यहाँ पे रोड यहाँ रोड बनेगा तो रोड बनता था, लेकिन अब क्या होता है कि उसके लिए भी सब बात करते हैं, उसके लिए भी बैठक बैठाते हैं, यहाँ रोड बनना चाहिए कि नहीं, तो कुछ लोग का मत रहता है हाँ, कुछ लोग का रहता है नहीं, तो ये होता है डिस्कशन एक तरह। ओके, नेक्स्ट है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में देखिए कितने पॉइंट्स मैंने आपको लिखे हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ये मैंने कुछ फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, अदरवाइज फंडामेंटल राइट्स तो इतने हैं कि समझ जाइए मैं बोर्ड पे लिखते लिखते मिटाती रहूंगी, उसके बावजूद आपको समझ आएगा, बिल्कुल आएगा। आप मुझे कमेंट करिए तो मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के पूरे पॉइंट्स एकदम ब्रीफली समझाऊंगी, बट अभी के लिए इतना ही। चलिए आइए इसी को हम लोग समझते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन्स समानता, यानी कि हर इंसान को अधिकार है किस चीज का, इक्वालिटी का, हर इंसान समान अधिकार मिलना चाहिए। ये नहीं कि जो रिच पीपल है सिर्फ उन्हीं को हर चीज का वोटिंग सिस्टम रहना चाहिए और जो पुअर है उनको वोट का सिस्टम नहीं रहना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी वजह से राइट टू इक्वालिटी लाया गया कि यानी कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। नेक्स्ट है आपका राइट टू फ्रीडम, यानी कि हर चीज को एक स्वतंत्र भाव से देखना चाहिए,
जैसे आप एक तो कोई जानवर वगैरह आप रख लेते हो, तो आप उसको क्या करते हो, पिंजड़े में कैद कर देते हो, क्यों, क्या उसे हम फ्रीडम कहेंगे? बिल्कुल नहीं। पहले इसी तरह होता था, फ्रीडम उनको मिलता ही नहीं था। हर किसी को मान लीजिए कोई भी चीज़ बोलने का हक नहीं था। कोई अगर मान लीजिए क्लासेस में हो गए, तो जो बच्चे थोड़े डरते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी चीज़ से कोई बोल नहीं पाता, उनको फ्रीडम नहीं रहता। टीचर्स कुछ रहते हैं जो दबा देते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जो कहते हैं कि तुम टीचर से बताओगे तो हम तुमको बताएंगे, तुमको मार देंगे। तो स्वतंत्र भाव से उसको देखना चाहिए, उसको भी स्वतंत्र है, यानी कि फ्रीडम उसको मिलनी चाहिए कि हर चीज़ में उसको अधिकार मिले। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट एग्जाम्पल दूंगी लड़कियों का। लड़कियों में फ्रीडम बिल्कुल नहीं है, राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम उनको था ही नहीं, वो न पढ़ सकती थी, न घर से बाहर जा सकती थी। सबसे मेन तो एग्जाम्पल आप यही लिख सकते हो, गर्ल्स। गर्ल्स हैव नो फ्रीडम। गर्ल्स को फ्रीडम नहीं था, उनको पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। ओके, सिर्फ उनको कहा जाता था आप स्टे होम एंड मेक रोटीज एंड वेजिटेबल्स एंड खाना वाना फूड वगैरह आप बनाओ, सिर्फ खाओ। ओके, लेकिन उनको फ्रीडम किस चीज का मिला? फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का फ्रीडम मिला। एजुकेशन का फ्रीडम मिला, तो दैट्स राइट टू फ्रीडम, यानी कि उनको भी अधिकार है पढ़ने का, लिखने का, जॉब करने का। ओके, नेक्स्ट है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन में आपका टू पॉइंट्स है, चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैकिंग। चाइल्ड लेबर में जैसे आप देखेंगे कि 14 इयर्स से जितने लोअर बच्चे थे उनको क्या करते थे, सब काम पे लगा देते थे, यानी कि वो क्या करते थे, पढ़ते नहीं थे। पहली बात तो क्योंकि उनके जो पेरेंट्स रहते थे वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे उतना फीस, वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते थे। दैट्स व्हाई देयर चिल्ड्रंस आर गोइंग एंड मेकिंग सम जॉब्स लाइक अ टी स्टॉल। ओके, और या तो मान लीजिए पकौड़ी वाले कुछ हैं तो वो पकौड़ी वगैरह ये सब बनाते हैं। तो क्या हो गया, चाइल्ड लेबर, यानी कि बच्चे से, छोटे बच्चे से काम कराते हैं, उसे हम चाइल्ड लेबर कहते हैं। इस चीज को हटाने के लिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन लाया गया। जहां पे उनको पढ़ना चाहिए वहां पे वो जाके चाय बेचेंगे, तो क्या उनकी एजुकेशन सिस्टम अच्छी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। नेक्स्ट है ह्यूमन ट्रैकिंग। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग। फर्स्ट पॉइंट आपने चाइल्ड लेबर पढ़ा, किसका था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चाइल्ड लेबर यानी कि 14 ईयर्स से अबव जितने भी बच्चे, सॉरी लोअर, जितने मान लीजिए 14 ईयर्स से जितने कम बच्चे रहते हैं उनको इतना समझ नहीं रहता है कि वो क्या कर रहे हैं। ओके, तो चाइल्ड लेबर, ओके, यानी कि चाइल्ड लेबर 14 ईयर्स से थोड़े लोअर होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, आई मीन जो कम उम्र के रहते हैं, वो जाएँ कहीं चाय बेच रहे हो, ऑलरेडी छोटे हैं, उनको पढ़ने लिखने का उम्र रहता है, तो वो जाके चाय बेचना या पकौड़े की दुकान पे आ जाना, या मान लीजिए उसके पेरेंट्स हैं उतने अफोर्ड नहीं कर पाते फीस, तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में चाइल्ड लेबर पहला आपका पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपके ऊपर कोई शोषण कर रहा हो, यानी कि मान लीजिए कोई चीज के लिए आपको जबरदस्ती कह रहा हो कि नहीं आपको ये चीज करना है। जैसे मान लीजिए आपका पार्क एक तो झूला होता है, वो कोई हट्टा कुट्टा बच्चा रहता है वो आके झूले पे बैठ जाता है, बैठने के बाद कहता है कि ये मेरा ही है, मेरा हक है, और किसी को बैठने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि भाई हाँ वो हम हृष्ट पुष्ट हैं, खाते पीते घर के हैं, तो बैठ के आराम से झूला झूलेगा और उसके ऊपर डायरेक्ट कह देगा कि तुमको नहीं बैठना। अगर वो गलती से अगले दिन आके बैठ जाए तो उसको मार पीटना और डंडे से मारना, कांटा चुभाना, ये सब चीजें, एक तो मैं तो छोटे छोटे एग्जाम्पल दिया है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग उससे कहते हैं, यानी कि एक तरह से शोषण करना आदमी को। ट्रैफिकिंग यानी कि शोषण, ट्रैफिक जैम जैसे नहीं होता है, गाड़ी आ जाती है उसमें आपको निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग उसी रूट में है। ठीक, यानी कि बस एक तरह समझ जाइए, जो किसी मेन इंसान का मतलब, मेन इंसान जो चाहता हो कि वो न कर पाए। ठीक है, जैसे आपको शॉर्ट में सिंपल से एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, मे भी शायद आपको समझ में आ गया, लेकिन फिर भी एक मैं क्लियरेंस के हिसाब से आपको एक और बताती हूँ। जैसे मान लीजिए एक बड़ा कोई स्कूल में एक टीचर रहते हैं, ठीक है, मैं टीचर की बात कर रही हूँ। जी हाँ, टीचर में मान लीजिए बहुत बच्चे होते हैं क्लास में, तो कुछ बच्चों पे टीचर का ज़्यादा फोकस रहता है। सब कहते हैं कि नहीं ये थोड़ा तेज बच्चा है तो मैं सिर्फ इसी को पढ़ाऊंगा। ओके, किसी टीचर या किसी स्टूडेंट के अंदर ये चीज़ आती है, भावना, मैंने बहुत देखा है। ठीक, नेक्स्ट में क्या होता है, जो लोअर थोड़ा कमजोर बच्चा रहता है उसको सब छोड़ देते हैं, कहते हैं कि नहीं हम तुमको कुछ नहीं करेंगे।
और मान लीजिए कभी कभी फ्रस्ट्रेशन प्रिंसिपल का हो या टीचर का हो, किसी का भी हो, वो आके उस बच्चे पे निकालेंगे जो कि कमजोर बच्चा हो, ठीक है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दैट्स लाइक ओके। अब में भी शायद आपको समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया तो आप प्लीज मुझे कांटेक्ट करें, ठीक। नेक्स्ट है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन किसे कहते हैं हम? धर्म। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ओके, रिलीजन हम उसे कहते हैं। अब जैसे राइट, हमें अधिकार रहना चाहिए किसका? स्वतंत्रता का। किस चीज में? रिलीजन यानी धर्म में। किस चीज में? जैसे मान लीजिए मुस्लिम है तो मुस्लिम का हम बिल्कुल हक से कह सकते हैं कि जी हाँ हम मुस्लिम हैं, ठीक है। जैसे हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गए, ईसाई हो गए, और भी होते हैं, जैसे आपका होता है भारत में ही आप देख लीजिए रिलीजन। तो मान लीजिए ज्यादातर आप विदेश में देखेंगे तो आपको मुस्लिम ज्यादा दिखेंगे, ओके। आप अमेरिका वगैरह में देख लीजिए तो आपको क्रिश्चियन ज्यादा मिलेंगे, ठीक। वहां पे इंडियंस जाते हैं, ऐसी बात नहीं जाते, लेकिन वहां पे आपको क्रिश्चियन ज्यादा मिलेंगे। अब यहाँ आप इंडिया में आ जाइए, विविधता में एकता, ओके। विविधता में एकता में रिलीजन में है, जैसे मान लीजिए आपको गुजराती, मराठी, आसामी, बंगाली, जिसका मैं नाम ही नहीं जानती हूँ, आपको वो भी पता होगा, मुझे पता है। रिलीजन यानी उस धर्म, धर्म के लोग यानी कि एकजुट रह के सारा काम करते हैं, ठीक है। तो ये रिलीजन है। ये सिर्फ मैं जितना भी बता रही हूँ फंडामेंटल राइट्स, ये सिर्फ इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन में बना हुआ है, ये विदेश का नहीं है। तो ये सिर्फ मैं जितना भी राइट बता रही हूँ सिर्फ इंडिया का बता रही हूँ कि इंडिया में ये सब राइट है कि आप ये सब कर सकते हो। फ्रीडम है, इक्वालिटी है। फ्रीडम यानी कि आपको स्वतंत्र, हर चीज का एक आपको अधिकार है कि आप फ्रीली सब चीज कर सकते हो। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मैंने आपको चाइल्ड लेबर का बताया ही, और ये बताया है कि आपको शोषण किस तरह से किस चीज में किया जाता हो। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हर धर्म, ये धर्म है, रिलीजन धर्म, यानी कि आपको पूर्ण अधिकार है कि आप जिस धर्म के हो उस धर्म को कोई ये ना कहे कि आप नीचे हो। मान लीजिए जैसे हिंदू रहते हैं, हिंदू में भी बहुत लोग होते हैं जो ओबीसी, जनरल वगैरह, वो तो आप बहुत डीप में मैं जा रही हूँ, ये चीज मैं आपको ब्रीफली बिल्कुल समझाऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी टॉपिक से आप भटकिए मत। रिलीजन यानी कि धर्म, किसी चीज को धर्म के अपेक्षा ये किसी को राइट नहीं है कि आप तुम इस धर्म के हो तो तुम नीचे हो गए, मैं इस धर्म का हूं तो ऊंचा हो गया हूँ, बिल्कुल नहीं। सबको इक्वल लेवल में देखना चाहिए, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो। हर धर्म एक होता है, उनके बस भगवान अलग होते हैं। सब कहते हैं कि उनके अल्लाह होते हैं, उनके जीसस होते हैं, उनके गुरु होते हैं, ठीक है। और हमारे तो भगवान जी में आप जानते हो बखूबी कि कितने भगवान जी हैं, ठीक है। तो जैसे उनके भगवान वैसे हमारे भगवान, बस उनका नाम अलग है, वरना सब भगवान क्या होते हैं? एक ही होते हैं। कुछ का ट्रेडिशन ऐसे होता है, कुछ हाथ जोड़ते हैं, कुछ क्रॉस करते हैं, जो भी करते हो सब भगवान एक जैसे होते हैं, वैसे इंसान भी हर एक जैसे होते हैं। तो किसी भी रिलीजन यानी कि किसी भी धर्म को ये नहीं कहना चाहिए, उनको फ्रीडम, उनको हक है, वो राइट है कि वो कह सकते हैं कि मैं हिंदू हूँ, या मैं मुसलमान हूँ, या मैं क्रिश्चियन हूँ, या मैं सिख हूँ, ठीक है। तो उनको राइट है, ओके। अब आप ये सोचेंगे कि ये सब राइट है, मान लीजिए इसमें से कोई ना कर रहा हो, मान लीजिए कोई गलत कर रहा हो, तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे? उसके लिए भी है। नेक्स्ट आप पढ़िए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल और एजुकेशन राइट में आप क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आप कल्चरल देखिए, जितना आपका कल्चर है, कल्चर मीन्स जो आपका ट्रेडिशन है, जो आप सभ्यता, एक तरह से समझ जाइए, जो आपका सभ्यता एक पुराने जमाने से चलता आ रहा हो। जैसे मान लीजिए आपका एक हाल ही में देखिए छठ पूजा, ये सब था, तो छठ पूजा क्या था? आपका कल्चर है, ट्रेडिशन है कि आपके घर में ये चीज होता है तो आप वो करते आ रहे हो, है ना। जैसे आप मान लीजिए अभी लेटेस्ट, तो मैं कुछ अभी एग्जाम्पल देती हूँ छोटा मोटा। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई आ जाए गेस्ट वगैरह, तो आप क्या करते हो? नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी कहते हो ना। फ्रेंड्स आ जाते हो, हेलो हाय, ये क्या हुआ? कोई आपको बताता है? नहीं, ये एक तो कल्चर है, आपको खुद आता है। जैसे आप मान लीजिए पार्टी वगैरह में जाते हो, आप उस तरह से ड्रेसअप होके जाते हो, तो ये क्या हो गया? आपका कल्चर हो गया। आप किसी को हेलो करते हो, नमस्ते करते हो, ठीक है। तो ये आपका कल्चर में आ गया, आपका कल्चर है आपका। ये एक तरह से मतलब समझ जाइए कि आपका ये कल्चर में, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था बिहेवियर, बिलीव्स, वैल्यू, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी वैल्यू है, आपका बिहेवियर, आप किस तरह से बिहेव करते हो किसी के सामने, ओके। जैसे मान लीजिए आपसे कोई बड़े आता है तो आप उसको इज्जत देते हो। जैसे मान लीजिए आपको कोई छोटा, आपसे कोई छोटा मिलता है तो आप क्या करते हो? छोटा मिलता है तो आप
जैसे मान लीजिए आपको कोई बच्चा मिलता है तो आप उसको उस हिसाब से बिहेवियर करते हो। अब ये नहीं ना कि सिर्फ गाली से या बड़े जैसे बात करना स्टार्ट करोगे, नहीं, आप करके आप उससे बात करोगे। आपका कोई लेवल में मिल जाए तो हंसी मजाक आप डायरेक्टली करते हो, तो ये आपका कल्चर हो गया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में कल्चर को बचाना, जैसे मान लीजिए आपका एक होता नहीं है ट्रेडिशन चलता आ रहा हो कि आप सूट सलवार पहनते हो, तो आपको जितना आगे जितना आप बढ़ोगे, ठीक है, एक तरह से मैं ये वाला बढ़ना नहीं कह रही हूँ कि आप रोड पे जा रहे हो आगे बढ़ो, नहीं, आपका जो कल्चर है जितने आप बड़े हो रहे हो, फिर आपकी फैमिली ग्रोथ होती है, तो उसमें क्या करते हो आप, वो सभ्यता को चलाते हो। सूट पहनते हो तो सब सूट ही पहनते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है, आप चाहे जो पहने, तो ये क्या हो गया, आपका कल्चर है, सभ्यता, आप उसको चलाते रहो युगों युगों तक। उसको कल्चर को बचाना इज अ राइट, फंडामेंटल राइट्स, यानी कि अपने कल्चर को आप जिस तरह से बचा सकते हो, ओके, लाइक अ बिहेवियर, वैल्यूज और हाउ यू कैन बिहेव अदर्स, ठीक। अब कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहोगे कि एजुकेशनल राइट मीन्स क्या होता है। सबको अधिकार है किस चीज का, एजुकेशन का, पढ़ने का, है ना। एजुकेशन है, जैसे मान लीजिए चाइल्ड लेबर में जो छोटे बच्चे थे वो नहीं पढ़ पा रहे थे, किस वजह से नहीं पढ़ पा रहे थे, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी की वजह से, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कि हम किसी स्कूल में उतना पैसा दे सके। तो चाइल्ड लेबर सिर्फ इसकी वजह से नहीं हो पा रहा था, और कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी होते हैं कि कोई कहता है कि नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, मेन तो यही होता है। नेक्स्ट है आपका ये जो आपका एजुकेशनल राइट है, तो सबको क्या है, सबको पढ़ने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी कल्चर का, ठीक, चाहे वो किसी भी कल्चर का हो, उसको क्या है, पढ़ने का अधिकार है। जैसे पहले क्या था कि पहले सिर्फ सिर्फ हायर क्लासेस के लोग पढ़ सकते थे, लेकिन अब क्या है, हायर हो चाहे लोअर, गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सबको क्या है, एजुकेशनल राइट, चाहे वो जो भी कल्चर का, ठीक, चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, एनीवन, ठीक। नेक्स्ट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये जो आपका ये जो लास्ट वन है ना, समझ जाइए ये सबका डॉक्टर है, ये वाला जो लास्ट वाला है ये सबका डॉक्टर है। कैसे डॉक्टर है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आपकी आंखों के सामने 14 साल से कम है, कम उम्र है, अब वो जाके क्या कर रहा हो, पकौड़े तल रहा हो अपना स्कूल के टाइम पे, तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली आप इस कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल के हिसाब से आप डायरेक्टली जाके कोर्ट पे आप केस कर सकते हो कि मैंने छोटे बच्चों को देखा है जो कि लेवल उसकी जो 14 ईयर्स है उससे कम है, ठीक, और वो क्या कर रहा है, जाके पकौड़े तल रहा है, पटाखे बना रहा है, पटाखे फोड़ रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो उस लेवल का जो भी आपको गलत लगे, आप डायरेक्ट जाके कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज में आप जाके उसके इसी को लेके आप हाई कोर्ट में जाके आप केस कर सकते हो, ठीक, समझ गए। ये एक तरह समझ जाइए सबका फादर है, लेवल है उसका, एक पहुंच है ये, और ये सिर्फ इंडिया में है, ओके। चाहे आप इक्वालिटी, किसी में असमानता दिख रहा हो, भेदभाव दिख रहा हो, फ्रीडम उसको ना मिल रहा हो, ओके, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मैंने आपको बता ही दिया, ठीक, और कल्चरल और एजुकेशन बता दिया। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ना पढ़ पा रहा हो, तो आप क्या करोगे कि आप जाओगे डायरेक्टली किसके पास, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज मीन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल में जितना फंडामेंटल राइट्स मैंने पढ़ाया, उस राइट्स में कोई भी ऐसा हो जो अधिकार ना ले पा रहा हो, तो डायरेक्टली आप कहाँ जाओगे, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के पास, कि ये बच्चा जो है वो नहीं पढ़ पा रहा है, उसको क्या है, अधिकार है पढ़ने का अधिकार है, और वो क्या कर रहा है, जाके पकौड़े तल रहा है, ठीक है, और किस वजह से तल रहा है, लैक ऑफ मनी। तो उसका भी सॉल्यूशन करेंगे सब, बिल्कुल करेंगे कि उसके पेरेंट्स क्या काम कर रहे हैं, दारू पी के सो रहे हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं कि वो सिर्फ एक जाके तबेले में जाके बैठ के कुछ कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कर पा रहे हो। तो हर चीज का एक सोल्यूशन होता है, वो सोल्यूशन कौन करेगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। जैसे मान लीजिए आपको कोई कुरकुरे खरीदना हो, तो आप किसके पास जाओगे, डायरेक्ट नरेंद्र मोदी के पास तो नहीं जाओगे ना, आप मम्मी या पापा के पास ही जाओगे, है ना। तो आप समझ जाइए एक तरह से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का एक मम्मी पापा है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। आप जाओगे कि मम्मी मुझे कुरकुरे दे, तो मम्मी क्या कहेंगी हाई कोर्ट में जाओ, है ना, सॉरी मम्मी तो हाई कोर्ट है ना, पापा सुप्रीम कोर्ट है, तो आप जाओगे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से आपको मनी मिलेगा 5 रुपये, और जाके कुरकुरे खरीद लेके खा लोगे। तो आपका ये तो सोल्यूशन हो गया। लेकिन जो चाइल्ड लेबर बेचारा जो बच्चा पकौड़े तल रहा है, उसका सोल्यूशन हुआ नहीं हुआ। उसका सोल्यूशन आप कहाँ करोगे,
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में। मे बी होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप उसमें भी कमेंट करिए। ओके, मैं आपको और क्लियरेंस के साथ और एग्जाम्पल के साथ और डेफिनेशन के साथ मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी। ओके, नेक्स्ट जैसे मान लीजिए आपका एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट, कैसे आप स्कोप करते हो, कैसे आप इसको बचाते हो, क्या इससे आप सीखे, क्या आप इसको आप पकड़ ले रहे हो, इसमें से क्या चीज आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। इसका भी एक स्कोप होता है ना, स्कूल है ना, स्कूल, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रेमेडीज, आपने जितना पढ़ा उस लेवल से, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए वेरियस राइट भी होते हैं, फ्रीडम्स होते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज आपको इंफॉर्मेशन का राइट है, आप कुछ भी चीज इंफॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज समझ में ना आ रहा हो तो आपको राइट है कि आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो उस बारे में। और आप तो बिल्कुल जानकार हो गए हो कि क्रोम और नेट है, आप तुरंत बस स्वाइप करो, नेट ऑन करो और कुछ भी जानकारी चाहिए आप डायरेक्ट पा सकते हो। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो चीज आपको समझ में ना आया आप उसको बार बार पूछिए। इस टॉपिक में से भी आपको बिल्कुल समझ में ना आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप मुझसे बोल सकते हो, मैम जी राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आता, आप मुझे समझा सकते हो। बिल्कुल समझाऊंगी मैं, क्योंकि आपको राइट है, आप मुझसे पूछो और मुझे राइट है मैं कि आपको उसको बताते रहूं जब तक आपको समझ में ना आए। ओके ओके बच्चा, जैसे मान लीजिए कोई भी रेमेडीज होता है, राइट टू वोट हो गया, सबसे मेन आपका टॉपिक तो यही है, डेमोक्रेटिक राइट में राइट टू वोट, इक्वालिटी इसमें भी कहा जाता है, फ्रीडम उसमें भी दिया गया है कि हर किसी को फ्रीडम है, हर किसी को अधिकार है क्या करने का, वोट देने का। ठीक है, फ्रीडम आपको इसमें भी है कि हर 14 ईयर से अब बच्चे को क्या है, पढ़ने का अधिकार है, हर ह्यूमन को शोषण होने से बचाने का अधिकार है, किसके तहत, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज की तरफ से। ओके, आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे प्लीज फीडबैक दीजिए, feedback@gurushishyawebinar.com। okay, hope you like this session and learning new things, maybe hope and कुछ नया सीखने का इच्छा रखिए। ठीक है, चलिए अच्छा आज के लिए इतना ही, चलिए टाटा बाय।